नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल पर हमारी नजर रहेगी। यानी कि ये बुलेटिन अगर आपने देख लिया तो समझिए कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मोरबी हादसे की, जिसके गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। कोर्ट ने 4 लोगों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया तो वहीं 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान ऐसे खुलासे हुए जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। मोरबी के हादसे के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और राज से पर्दा हटा है, जिसने भी सुना दंग रह गया। मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत का काम ओरेवा कंपनी को बिना टेंडर के ही दे दिया गया था और यह खुलासा गुजरात पुलिस के कोर्ट में दिए हलफनामे से हुआ है। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि ब्रिज की मरम्मत के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। नगर पालिका ने सीधे ही ओरेवा कंपनी से पुल की मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के दावे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिज की केबल्स काफी पुरानी थी और उनमें जंग लग चुका था। मरम्मत के दौरान केबलों की ऑयलिंग ग्रीजिंग भी नहीं की गई थी। ब्रिज के लकड़ी के बेस को बदलकर एल्यूमिनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी गईं। इससे पुल का वजन काफी बढ़ गया। पुरानी केबलें ये लोड संभाल नहीं सकी और भीड़ बढ़ते ही ब्रिज टूट गया। पुल की मरम्मत का ठेका लेने वाली कंपनी के मैनेजर दीपक पारेख ने कोर्ट में कहा कि ये भगवान की मर्जी से हादसा हुआ है। वहीं टिकट बुकिंग क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी तो जो लास्ट अपडेट आपको मिली थी दैट इज द सेम अपडेट। 9 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और वो अभी हमारे पास रिमांड पे है। हाँ जी, बिल्कुल जांच चल रही है इस बारे में और किसी का भी नाम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किसी की भी लायबिलिटी निकल के आती है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में पता चला है कि जिन 4 केबलों पर ब्रिज टिका था, 6 महीने की मरम्मत के दौरान उन्हें बदला नहीं गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक बेहद पुरानी हो चुकी केबलें नई फ्लोरिंग समेत लोगों का भार नहीं सह सकी और ज्यादा वजन होने से केबलें टूट गईं। गुजरात पुलिस ने मंगलवार को मैजिस्ट्रियल कोर्ट में पुल हादसे की फॉरेंसिक रिपोर्ट दाखिल की थी। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जिन ठेकेदारों को पुल रिपेयर का काम दिया गया था वो इसे करने के योग्य नहीं थे। वो सस्पेंशन ब्रिज की तकनीक और स्ट्रक्चर की मजबूती के बारे में जरूरी जानकारी नहीं रखते थे। लिहाजा उन्होंने पुल की ऊपरी सजावट पर ही फोकस किया। इसीलिए पुल देखने में तो चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो चुका था। हमारी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो 2 नॉन क्वालिफाइड पर्सन है वो छोटे आदमी है, उनको किसने काम दिया है? ये 2007 में और 2022 में रिनोवेशन का वर्क उनको किसने कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट उनको रिन्यू हुआ? और जो 2 मैनेजर है वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर है, जिन्होंने वो फैब्रिकेशन का वर्क जो 2 आदमी थे उनको दिया गया है, जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है। मोरबी में हुए हादसे के बाद गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वही इस हादसे पर गुजरात सरकार ने शोक सभा का आयोजन किया। मृतकों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। और आइए अब आपको भारत 24 बताएगा कि लापरवाही की हद किस कदर थी, क्योंकि कोर्ट में जो कुछ खुलासे हुए वो वाकई हैरान और परेशान कर देने वाले थे। तफसील से एक एक खुलासे पर आप नजर डालिए और उसके बाद आप ये तय कीजिए कि 135 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। खुलासा नंबर 1 ये हुआ कि ओरेवा को बिना टेंडर मोरबी पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मोरबी के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एचएस पंचाल ने बताया कि ब्रिज की मरम्मत के लिए कोई टेंडर जारी ही नहीं किया गया। नगर पालिका ने सीधे ही ओरेवा कंपनी से पुल की मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। खुलासा नंबर 2 यह हुआ कि कंपनी ने जंग लगी हुई केबल्स तक को बदला नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें यह बताया गया कि ब्रिज की केबल्स बहुत पुरानी थी और उसमें जंग लग चुका था। मरम्मत के दौरान केबल्स की ऑयलिंग ग्रीसिंग तक नहीं की गई थी।
खुलासा नंबर 3 यह हुआ कि जैसे ही भार बढ़ा और ब्रिज टूट गया, यानी कि जो ब्रिज के लकड़ी के बेस थे उसको बदलकर एल्यूमिनियम की 4 लेयर वाली चादर को लगा दिया गया और इसी की वजह से पुल का वजन और ज्यादा बढ़ा। पुरानी केबल ये लोड संभाल नहीं सकी और जैसे ही भीड़ बढ़ी ये ब्रिज टूट गया। खुलासा नंबर 4 ये हुआ कि जिन ठेकेदारों से मरम्मत कराई गई वो इसके लायक ही नहीं थे, यानी कि पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जिन ठेकेदारों को पुल रिपेयर का काम दिया गया वो इसे करने के लिए योग्य नहीं थे। वो सस्पेंशन ब्रिज की तकनीक और स्ट्रक्चर की मजबूती के बारे में जो जरूरी जानकारी होनी चाहिए उनके पास वो थी ही नहीं। खुलासा नंबर 5 ये हुआ कि जिन पर केबल कसी थी उन एंकर पिन को देखा ही नहीं गया। पुल को 2 करोड़ रुपए के खर्च से रेनोवेट करने का दावा जरूर किया गया था। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की जांच में पता चला है कि इस दौरान केबल को संभालने वाली एंकर पिन की मजबूती पर ध्यान ही नहीं दिया गया, यानी कि जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया या जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दिया गया ताकि 4 पैसे और कमा लिए जाए। लोड पड़ने से पुल के जो दरबारगढ़ सिरा है उस पर लगी हुई एंकर पिन उखड़ गई और पुल एक तरफ झुककर नदी में जा गिरा। जैसी तस्वीरें भी आपने देखी कि एक तरफ से वो वायर टूटते हैं, वो रस्सी टूटती है और उसके बाद पुल पर चढ़े हुए तमाम लोग नीचे गिर जाते हैं। और इसीलिए ये सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है कि जानबूझकर 135 जिंदगियों की जान पर एक तरीके का सट्टा खेला गया या जानबूझकर ये लापरवाही बढ़ती गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 135 लोगों की जान देखते ही देखते चली गई। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअली बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के कोने कोने से आए इन्वेस्टर्स का स्वागत किया और इस इन्वेस्टर्स मीट से कर्नाटक में करोड़ों के निवेश होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। देश के विकास को दोगुनी रफ्तार देने के लिए सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास का एजेंडा स्थापित करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत ने करीब $84 बिलियन का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था। पीएम ने कहा जब दुनिया कोविड महामारी और युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रही थी तब सभी भारत की ओर देख रहे थे। कर्नाटक वो जगह है जहां परंपरा मौजूद है और तकनीक भी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्रकृति और संस्कृति के बीच खूबसूरत तालमेल देखा जा सकता है, जहां ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ये वो जगह है जहां हर तरफ नेचर और कल्चर उसका अद्भुत संगम दिखता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि संकट के दौर में पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि दुनिया आश्वस्त है कि भारत की अर्थव्यवस्था फंडामेंटल है। इन्वेस्टर्स से उन्होंने कहा कि हमने देश में रेड कारपेट का माहौल बनाया। पीएम ने बताया कि भारत के युवा बीते वर्षों में अपने यहाँ 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना चुके हैं। भारत में 8 साल में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वैश्विक लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करेगा। कर्नाटक को इस आयोजन के जरिए निवेश में 5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट होने की उम्मीद है। वहीं इससे लाखों नौकरियां भी मिलेंगी। इधर दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहने वाले 500 लोगों को पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत 3024 फ्लैट्स का लोकार्पण किया और इसके साथ ही पात्र लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को जहां पर झुग्गी नहीं मकान के तहत ये फ्लैट्स दिए गए। अब तक 1862 परिवारों को अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, जिनमें से 500 को आज उनके मकान की चाबी दे दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से बातचीत करते हुए तस्वीरों में नजर आए। उन्हें एलईडी बल्ब का इस्तेमाल, पानी बर्बाद न करने और इसके साथ ही स्वच्छता बरकरार रखने की बात भी बताई गई। परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। 1 लाख
आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्या बिछड़े दिल एक बार फिर से मिल पाएंगे? जी, बात हो रही है बिहार की राजनीति की, क्योंकि हलचल तेज है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वो जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बीजेपी के लिए अर्जुन बनने की कोशिश में हैं। बहरहाल लगता तो कुछ ऐसा ही है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह खुद चिराग पासवान के मुंह से सुनिए। बिल्कुल, दोनों उपचुनाव में मैं खुद गया हूं और ईमानदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत को मैं भी वहां पे परख कर आया हूं। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से जीत रहे, मोकामा हो या गोपालगंज हो। और 2 दिन मैंने भी वहाँ पे प्रचार किया है और जिस तरीके का माहौल, कल गोपालगंज की सभा हो, आप उसकी तस्वीरें देखिए या उसके वीडियोस देखिए, या मोकामा में जिस तरीके का रोड शो हुआ, ये दर्शाता है कि एक तरफा माहौल है। प्रत्याशी दोनों जगह हम लोग जीत रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उठापटक देखने को मिल सकती है। चिराग के बयान से लगता तो कुछ ऐसा ही है। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, बच्चा बोलने उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है, बट जिस तरीके से हमारे पिता के बारे में उन्होंने उनके निधन के बाद जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, आप बताइए क्या किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? 17 साल के वो मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व को क्या ये शोभा देता है? मुझ में खैर धैर्य बहुत है, मैं कभी अमर्यादित नहीं होऊंगा, पर क्या उनके पद को, उनके व्यक्तित्व की गरिमा को, क्या ये ऐसी बातें करना शोभा देता? सिर्फ चिराग पासवान को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, ये कतई उचित नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार की 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया। राजनीति में चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार फूटी आंखों नहीं सुहाते। जब दोनों पार्टियां एनडीए में थीं, तो राज्य में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले ही चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। साल 2020 में ही केंद्र में मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया और पार्टी में उनकी विरासत को लेकर चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पारस चिराग पर भारी पड़े, पार्टी के सांसद पारस के साथ चले गए और मोदी सरकार में मंत्री बन गए। इतना ही नहीं, दिल्ली में रामविलास पासवान को मिला बंगला भी चिराग को छोड़ना पड़ा। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सीएम सोरेन को समन जारी किया है और उनको 3 नवंबर यानी कि कल रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोरेन के समन को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि अगर सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डरना ही क्यों, तो दूसरी तरफ जेएमएम का कहना है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। मैंने बोला कि क्या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या जो आरोप या जो जानकारी लेने के लिए बुलाया जा रहा है वो विधि सम्मत है? अगर वैसा होता तब तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तक को सम्मन हो जाना चाहिए। कई एक आरोप लगे हैं उन पर भी, तो बदले की भावना दिखती है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला न्यू इंडिया है, जिसमें आप कितने भी बड़े पद पर हो और आपने भ्रष्ट आचरण किया है तो आप बचेंगे नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री के तमाम करीबियों से पूछताछ हो चुकी है, कुछ लोग कस्टडी में, कुछ लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। तो मुझे लगता है एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए। आप कैसे सोचते हैं कि अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो वो कोर्ट में टिकेगी? जाहिर है कि पूरी की पूरी दाल काली है, इसीलिए आप भाग रहे हैं।
तो बीते कुछ वक्त में हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पर झारखंड सरकार पर वहां की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे, तो वहीं अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कई खुलासे हेमंत सोरेन को लेकर हुए। कई ऐसे सबूत मिले बयानात के आधार पर, जिसमें हेमंत सोरेन से कल पूछताछ की जानी है। और इसी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने कल अपने रांची स्थित दफ्तर बुलाया है हेमंत सोरेन को। सवालों की फहरिस्त हेमंत सोरेन के लिए तैयार हो चुकी है। सवाल जवाब हेमंत सोरेन के साथ किए जाएंगे, लेकिन इसे लेकर लगातार बीजेपी झारखंड सरकार पर, जीएमएम पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बदले की कार्रवाई बता रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करती है बीजेपी। तो क्या हेमंत सोरेन का संकट बढ़ने वाला है? सोरेन को आखिर समन क्यों भेजा गया है, इसकी डिटेल्स भी आपको दे देते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सीएम के विशेष प्रतिनिधि यानी कि पंकज मिश्रा के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी है और इस पर 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी अवैध खनन के मामले में जिले के अधिकारियों को सीएम का नाम लेकर डराते थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाया जाता था। साहिबगंज में छापेमारी जब हुई, उस दौरान ईडी को पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था, जिसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ी हुई चेकबुक मौजूद थी। इसमें 2 चेकबुक ऐसी थी जिस पर दस्तखत हो रखे थे। हालांकि इसमें राशि का कोई जिक्र नहीं था, यानी कि सिग्नेचर विद द ब्लैंक अमाउंट। अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश से जब पूछताछ हुई, उस दौरान अपने राजनीतिक संबंधों का उल्लेख उनकी तरफ से किया गया था और इन्हीं सबूतों के आधार पर, इन्हीं बयानातों के आधार पर हेमंत सोरेन को समन ईडी ने भेजा है, जिसमें कल हेमंत सोरेन से पूछताछ अवैध खनन मामले में की जाएगी। इधर कभी एसपी रहे विद्या किशोर शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें केस को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। वहीं योगी सरकार ने इन पर सख्त एक्शन लेते हुए डिमोशन कर दिया है। सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए। तो आप नहीं मानेंगे यार। हाँ सर, एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप। मैं पैर पकड़ लूंगा सर। आप क्या सोच रहे कि मैंने कहा नहीं होगा? अब रामवीर यही कह रहा था कि वो तो भाई मुकदमा लिख के पूरा मुझे भी नुकसान होगा और तू भी जेल जाएगा। आपने रिश्वतखोरी के तमाम किस्से सुने होंगे, बड़े बड़े सूरमा देखे होंगे, लेकिन रामपुर के डिप्टी एसपी रहे विद्या किशोर शर्मा ने भ्रष्टाचार की ऐसी परिभाषा गढ़ी कि बड़े बड़े सूरमा उनके आगे पानी भरते नजर आए। जब साहब का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ, तब योगी सरकार ने एक्शन लिया। जालौन जिले की पीटीसी ब्रांच में अभी ये डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे, जिन्हें अब डिमोशन कर एसआई बना दिया गया है। ये वीडियो पिछले साल का है, जिसमें वो झोले में नोटों के बंडल लेते दिख रहे हैं। आरोप लगे कि गैंगरेप के एक मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत ली। जांच में आरोप सही पाए गए। सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए। तो आप नहीं मानेंगे यार। हाँ सर, एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप। मैं पैर पकड़ लूंगा सर। आप क्या सोच रहे कि मैंने कहा नहीं होगा? अब रामवीर यही कह रहा था कि वो तो भाई मुकदमा लिख के पूरा मुझे भी नुकसान होगा और तू भी जेल जाएगा। रामपुर की एक महिला ने 9 सितंबर 2021 को आरोप लगाया कि अस्पताल संचालक विनोद यादव और तत्कालीन इंस्पेक्टर रामवीर यादव ने उसके साथ गैंगरेप किया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बाद में रामपुर के डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया। जब वीडियो वायरल हुआ, तो आरोपी इंस्पेक्टर रामवीर यादव और अस्पताल संचालक विनोद यादव पर एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो सामने आने के बाद दिसंबर 2021 में विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद उन्हें डीजीपी ऑफिस अटैच कर दिया गया था। शासन के आदेश पर मामले की जांच एएसपी मुरादाबाद को सौंपी गई। जांच में विद्या किशोर शर्मा पर घूस लेने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद उनका डिमोशन किया गया। शर्मा ने दरोगा पद से पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। अभी वो सस्पेंड है। अब जब भी उनका सस्पेंशन वापस लिया जाएगा, तो दरोगा पद पर उनकी तैनाती होगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शर्मा को वापस दरोगा से डिप्टी एसपी बनने में 10 से 12 साल का वक्त लग सकता है।
कि अब दिल्ली की योगशाला भी बन जाएगी सियासत का केंद्र, क्योंकि दिल्ली में योगशाला को उपराज्यपाल विनय सक्सेना की मंजूरी नहीं मिली और इसके बाद केजरीवाल ने आज योगशाला के योग शिक्षकों के साथ मीटिंग की। इसके बारे में उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा कि कल से दोबारा योग क्लास पूरी तरीके से दिल्ली में शुरू होगी। केजरीवाल ने योग शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनका मानसिक मेहनताना दिया जाएगा, वो दिल्ली वालों को योग सिखाने का काम जारी रखें। केजरीवाल ने आगे कहा कि योग ट्रेनिंग का काम रुकने नहीं देंगे। उसके बाद उनकी तरफ से एक दूसरा ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 17,000 लोगों को फ्री में योग करवाया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि दिल्ली के 17 लाख लोग योग करें और एक दिन में देश के 130 करोड़ लोगों को फ्री में योग कराया जाए। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि विपक्ष के नेताओं की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। गृह विभाग ने अमृता फडणवीस को अब Y+ सिक्योरिटी कवर देने का फैसला किया है। पूर्व सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस को मिल रही धमकियों के आकलन के बाद इस तरह का सुरक्षा कवर दिया गया है। अलग अलग शिफ्ट में 4 सशस्त्र गार्ड उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अमृता फडणवीस को अब एक स्कॉट वाहन भी दिया जाएगा। इसे लेकर मुंबई पुलिस के सुरक्षा विभाग ने ट्रैफिक अधिकारियों को जरूरी निर्देश भेज दिए हैं। हालांकि अमृता फडणवीस ने अभी तक ट्रैफिक क्लियरेंस वाहन का उपयोग अपने काफिले में नहीं किया है। हालांकि इस बारे में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अमृता ने सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए आवेदन नहीं किया था और खतरे को देखते हुए हाई पावर कमेटी ने सुरक्षा दी है। हालांकि उद्धव गुट की ओर से कहा गया कि अमृता फडणवीस के साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र जी ने कहा है कि ठाकरे परिवार की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनको भी सुरक्षा मिली हुई है। इसमें परिवार को लाना ही नहीं चाहिए। ये नेताओं की, देश के गंभीर व्यक्तियों की एक सुरक्षा का सवाल है। इसमें मैं नहीं समझता राजनीति करनी चाहिए। यदि जिसे भी ज़रूरत हो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही कानून व्यवस्था का एक हल होता है, यही कानून व्यवस्था पर विश्वास को मजबूत करने का एक माध्यम होता है।
बहरहाल अमृता के साथ ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की भी सिक्योरिटी मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी है। कुछ समय पहले सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिली थी, जिसे देखते हुए सलमान को एक्स श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई थी। अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कैटेगरी कर दी गई है। आपको याद होगा इससे पहले सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन की सुरक्षा भी एनहांस कर दी गई है। उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले बिग बी को मुंबई पुलिस की सामान्य सुरक्षा मिली हुई थी। एक्स श्रेणी की सुरक्षा में 2 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में अब 2 पुलिस वाले अलग अलग शिफ्ट्स में मौजूद रहेंगे। और ऐसा ही अक्षय कुमार, अनुपम खेर की सिक्योरिटी के साथ भी है। इसके साथ ही सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, जिसमें 2 कमांडोज और 2 PSO और बाकी अन्य पुलिसकर्मी शामिल होते हैं सुरक्षा के लिए। तो बात सुरक्षा की हो ही रही है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स दे देते हैं कि VIP लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी की सिक्योरिटी जो उपलब्ध कराई जाती है उसके मायने क्या हैं, किस किस को ये सिक्योरिटी उपलब्ध होती है। VIP, हाई प्रोफाइल, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, जो मशहूर शख्सियत होती हैं उनको SPG, NSG और CRPF सुरक्षा उपलब्ध करवाती है और इनकी सिक्योरिटी कई लेवल की भी होती है। खतरे के स्तर को देखते हुए उन्हें X, Y, इसके साथ साथ Y+, Z और Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है। इस सिक्योरिटी को जरूरत के हिसाब से घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, CM कवरेज में आते हैं, यानी कि उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है। VIP के सिक्योरिटी लेवल को लेकर एक कमेटी गठित होती है। ये कमेटी फैसला करती है कि VIPs को कौन सी सिक्योरिटी दी जानी है। इसके साथ ही IB अधिकारी, गृह सचिव और गृह मंत्री इस कमेटी का हिस्सा होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही कई ऐसे मौके होते हैं जब राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश की जाती है कि इनको ये सिक्योरिटी दे दी जाए, ये थ्रेट इनके लिए है, और उसी पर अमल किया जाता है इस कमेटी के जरिए। Z+ जो है वो सबसे बड़ा और सख्त सिक्योरिटी लेवल होता है। ये सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी जोन है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि प्रधानमंत्री को Z+ के साथ साथ स्पेशल SPG कवर भी मिलता है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता है तो उनके साथ SPG भी वॉक करता है। X कैटेगरी जो है वो सबसे एक बेसिक सिक्योरिटी लेवल होता है जो कई VIP सेलिब्रिटी को दिया जाता है, लेकिन X से ऊपर आती है Y कैटेगरी, Y श्रेणी की सुरक्षा, वो भी उपलब्ध VIPs को कराई जाती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी का लेवल डिसाइड होता है और इसके बाद सबसे टॉप मोस्ट आती है Z कैटेगरी की सुरक्षा। सुरक्षा में इस सुरक्षा घेरे में 22 पुलिसकर्मी होते हैं। जब Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई हो तो 22 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी होती है और इसको जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसी तरीके के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं जिन्हें कमेटी जो गठित की गई है वो फैसला करती है किसे कितनी सुरक्षा देनी है और कब इसे बढ़ाना या फिर घटाना है। इसके बाद आइए अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जो पहुंची है तेलंगाना। इसमें राहुल गांधी के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में राहुल गांधी बच्चों के साथ, आप ये देखिए, पहले महिलाओं के साथ वो मिल रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं और उसके बाद क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आए। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बॉलिंग करते हुए आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है जो बैटिंग कर रहा है और उसके साथ आप कह सकते हैं एक तरीके से फील्डिंग में उनके साथ आसपास के लोग मौजूद हैं जो उन्हें बॉल भी पास कर रहे हैं। ये देखिए, बच्चे को अब पीछे की तरफ करते हैं, उनकी पोजीशन सेट करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी करते हैं बॉलिंग और इस पर शॉट मारता ये बच्चा। इसी तरीके से बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। अब ये एक तस्वीर भी देखिए, ऐसी कई तस्वीरें राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रही हैं जब राहुल गांधी लोगों के साथ संपर्क साधते हैं और सफाई कर्मी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए, ये वो सफाई कर्मी हैं जिनसे मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बार राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान ऐसी बहुत अलग अलग, कई बार भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, देखिए, सफाई कर्मियों से जब वो मुलाकात करते हैं तो अचानक से जमीन पर कुछ एक महिला है वो गिर जाती है। उसके बाद देखिए, उनको संभालने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को बुलाते हुए भी आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो है इस दौरान यहां पर मौजूद रहते हैं। ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान।
इसके साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री पूजा भट्ट भी शामिल हुई हैं। राहुल गांधी के साथ वो तेज कदमों से चलती हुई नजर आई। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। पूजा भट्ट की एंट्री ने राजनीति में कई कयास पैदा कर दिए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है। सवाल ये भी है कि क्या पूजा भट्ट जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं? और आइए अब एक और बदलाव की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाके में रहने वाले हर नागरिक का डेटा इकट्ठा करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज अब सर्वे कराने वाली हैं और इसकी शुरुआत राजस्थान से होगी। सैन्य मूवमेंट और खुफिया जानकारी लीक होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बॉर्डर से सटे इलाकों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। ऐसा ही सर्वे 2020 में केंद्रीय एजेंसियों की मांग पर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में कराया था, जो छोटे स्तर पर था, लेकिन इनमें ऐसे तथ्य सामने आए थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इसलिए फैसला लिया गया है कि अब बॉर्डर पर रहने वाले हर नागरिक का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में किए गए सर्वे को लेकर खूब हो हंगामा मचा था। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की चाल बताया था, जिसके बाद अब किसी विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सभी राज्यों में सर्वे का फैसला किया है। इस सर्वे में बॉर्डर से 50 या 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर धर्म के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तो जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों का सर्वे किया जाएगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उसकी जद में आते हैं जहां पर इस सर्वे को शुरू किया जाएगा? देखिए, जैसा कि हमने बताया, शुरुआत हो रही है राजस्थान से, लेकिन उसके बाद कवर अप करते हुए जो बाकी राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं वो है पंजाब, वहां पर भी सर्वे होगा। पंजाब के बाद गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य हैं, जैसे कि बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम के साथ साथ जो पूर्वोत्तर के तमाम राज्य हैं उन्हें भी इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। वहां के नागरिकों का सर्वे किया जाएगा और ये बड़ा बदलाव इन राज्यों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान सबसे संवेदनशील है। पिछले दिनों आपको याद होगा, यहां सरतन से जुदा जैसी घटनाएं देखने को मिली। अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने में, ऐसे में एहतियात बरतते हुए सबसे पहले राजस्थान में ही इस सर्वे की शुरुआत होगी, क्योंकि बीएसएफ की एक रिपोर्ट में भी जनसंख्या असंतुलन की बात सामने आई थी। तो राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। साल 2018 में बीएसएफ ने जनसंख्या असंतुलन की बात की थी। जैसलमेर में साल 2011 के बाद जो मुस्लिम आबादी है वो 25% तक बढ़ी है। गैर मुस्लिमों की आबादी 10% से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। जैसलमेर के कुछ गांवों में अरब संस्कृति अपनाई जाती देखने को मिली है। इसके साथ ही जो भारतीय मुसलमान हैं उनसे एकदम अलग इनका कल्चर, इनका रखरखाव, तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसीज ने जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें सिर्फ मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ने को खतरनाक बताया और इसी के आधार पर बीएसएफ का दायरा, आपको याद होगा, 100 किलोमीटर तक करने की सिफारिश की गई थी। यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगने वाले जिलों में 10 साल में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। पुलिस ने ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश और असम की रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी थी, लेकिन इसके साथ ही जो सीमावर्ती इलाके, एक पैटर्न घुसपैठ का वहां पर देखने को मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने केंद्र को एक रिपोर्ट तैयार की, वो उसे सबमिट किया। नेपाल बांग्लादेश की सीमा पर तेजी के साथ ये बदलाव देखने को मिला जब मुस्लिम आबादी बढ़ी, यानी कि साल 2011 के कंपैरिजन में 32% तक मुस्लिम आबादी बढ़ती हुई देखी गई। रिपोर्ट में बॉर्डर वाले इलाके में घुसपैठ की तरफ इशारा किया गया और इसी को लेकर सजग हुई सरकार अब ये बड़ा बदलाव करने जा रही है और सर्वे का जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही बीएसएफ के दायरे को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ इंटरनेशनल खबरों का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक खुफिया जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक ईरान कभी भी सऊदी अरब और इराक पर अटैक कर सकता है और इसको लेकर अब अमेरिकी सेना भी अलर्ट हो गई है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक ईरान सऊदी अरब और इराक पर हमला कर सकता है। ये जानकारी मिलते ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सऊदी और अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। सऊदी अरब का कहना है कि सितंबर से ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है,
जिससे ध्यान हटाने के लिए ईरान हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि वो इन चेतावनियों के बारे में चिंतित है और अगर ईरान ने हमला किया तो उसको उसी की तरह जवाब दिया जाएगा। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ईरान की ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया है, जो सऊदी अरब के खिलाफ जंग के ऐलान के रूप में देखा जा रहा है। 3 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब ईरान में लाल झंडा फहराया गया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जब ईरान में मस्जिद के ऊपर लाल रंग का झंडा फहरा दिया गया। लेकिन इस लाल झंडे को फहराने के मायने क्या हैं? क्या ईरान अब सऊदी अरब पर अटैक करने वाला है? इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं कि आखिर लाल झंडा फहराने का सीधा सीधा मतलब क्या है। ईरान का सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान, यह है इस लाल झंडे का मतलब जिसको फहराया गया है। ईरान तैयारी में है क्या सऊदी अरब पर ऐलान जंग को लेकर? यह जामकरन मस्जिद है जिसके ऊपर लाल रंग का यह झंडा फहराया गया है। और इसी के साथ ऐसे में अब सऊदी अरब पर क्या ईरान हमला कर सकता है? क्योंकि इसका मतलब तो ऐलान जंग ही होता है। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने यह लाल झंडा लगाया। आपको याद होगा सुलेमानी की हत्या के बाद लगातार बदला लेने की बात ईरान की तरफ से की जाती रही है और ऐसा 3 साल के अंदर यह दूसरी बार हुआ है जब लाल झंडे को फहराया गया हो, यानी एक तरफ की चेतावनी सऊदी अरब को देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई हो। और लाल झंडे का मतलब कुल मिलाकर अभी यही नजर आता है। इसके साथ ही अब सऊदी अरब और ईरान के बीच जो अदावत है वो कैसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, दोनों ही देशों के सपोर्ट में कौन आएगा, ये तमाम चीजें आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि ईरान और सऊदी अरब इन दोनों ही कंट्रीज की इक्वेशन में अमेरिका मिडिल जोन में है, यानी कि इसमें अमेरिका का रोल क्या होता है आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ईरान सऊदी अरब के बीच युद्ध होता है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, तो उसका असर बहुत बड़ा होगा। यानी कि अगर ये जंग छिड़ती है तो क्या होने वाला है? ये दोनों ही देश ऐसे नहीं होंगे जिन तक ये युद्ध सीमित रहने वाला है, ये एस्केलेट होगा। इसका असर बाकी तमाम देशों पर भी पड़ेगा। सिर्फ ये दोनों देश इसकी जद में नहीं आएंगे, इसमें और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। युद्ध के हालात में जो दुनिया के बाकी देश हैं वो भी हिस्सा लेंगे। जाहिर बात है कुछ ईरान की तरफ जाएंगे, कुछ सऊदी अरब की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इसकी इक्वेशन को आप समझेंगे तो सीरिया को छोड़कर ईरान के पास सहयोगी देशों की कमी जरूर नजर आती है। असैब अहल अल हक भी संघर्ष में ईरान को समर्थन देते हुए निश्चित तौर पर नजर आएंगे। ये अपने यहां पर सऊदी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं, जो उनके सिविलियंस के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब होगा। लेकिन सऊदी को अरब देश जैसे अमेरिका, यूएई, जॉर्डन का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। और कोई भी अगर खतरा आता है तो सबसे पहले जो सपोर्ट मिलेगा वो अमेरिका का सऊदी अरब को मिलेगा। अमेरिका खुलकर इसके लिए बार बार सामने आता रहा है और इसीलिए ये खुफिया जानकारी सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को साझा की गई है। ईरान की प्रॉक्सी फोर्स फारस की खाड़ी में इस वक्त मौजूद है और अलर्ट मोड में भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। यहां से फोर्स अमेरिकी समुद्री जहाजों को निशाना बना सकती है और जाहिर है इसे लेकर अमेरिका भी सतर्क हो चुका है। अमेरिका काउंटर अटैक करते हुए ईरान पर आक्रामक हमला कर सकता है, एक डिफेंसिव जोन में आते हुए। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध है वो 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा और इसमें अमेरिका अहम भूमिका में होगा। ईरान सऊदी के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका निर्णायक साबित होगा। अमेरिका का क्या रुख होता है वो इस युद्ध की दशा और दिशा को तय करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ हो सकता है अगर जंग छिड़ती है और उसके बाद के आसार बनते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें लाल झंडा फहराते हुए देखा गया, उसने सऊदी अरब को एक अलर्ट मोड पर तो रख ही दिया है, लेकिन उसके साथ अमेरिका के साथ किस तरीके के सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं उसमें अमेरिका से कैसे सपोर्ट की, कैसे समर्थन की उम्मीद सऊदी अरब कर रहा है, इसमें अमेरिका का रोल क्या होता है। कम से कम अभी तो कम से कम ये नजर आता है कि अमेरिका इस पूरे डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। अब सबसे महत्वपूर्ण जब युद्ध की स्थिति अगर होती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण वो ये कि किसके पास कितनी सैन्य ताकत है, उसका भी एक बाइफर्केशन हमने किया है दोनों ही कंट्रीज के हिसाब से। यानी कि ईरान, सऊदी अरब, ईरान के पास है आर्टिश सेना और सऊदी अरब के पास है नेशनल रॉयल गार्ड IBDF सैनिक, जो दोनों ही देशों की ताकत को बढ़ाते हैं। अब ईरान के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी हैं तो सऊदी अरब के पास उनकी मिसाइल फोर्स है, उसका भी सऊदी अरब इस्तेमाल करेगा।
संख्या अगर आप देखेंगे तो 3.5 लाख आर्थिक सैनिक ईरान के पास हैं, लेकिन सऊदी अरब के पास कुल मिलाकर 2.5 लाख सैनिक है। तो इस फोर्स के हिसाब से ईरान का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। लेकिन ईरान के पास 1,25,000 IRCG सैनिक हैं, तो सऊदी अरब के पास F-15CD ईगल भी मौजूद है, उसका इस्तेमाल सऊदी करेगा। ईरान के पास रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल है और सऊदी के पास हैं 3 टॉर्नाडो मल्टी रोल। टॉर्नाडो अपना निशाना साधने में कितनी परिपक्व होती है ये सब जानते हैं। ईरान के पास विदेशी सैन्य ऑपरेशन करती है IRCG, उसके पास वो मौजूद है। और सऊदी अरब के पास 72 यूरोफाइटर टाइफून अटैक एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। और ये है दोनों देशों की सैन्य ताकत। युद्ध की स्थिति में ये है दोनों देशों की असली ताकत सैन्य लिहाज से। इधर नॉर्थ कोरिया में एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, जिसके चलते साउथ कोरिया से लेकर जापान तक हड़कंप मचा है। जापान में रेड सायरन बजने लगे तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया भड़क उठा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। कुछ दिन चुप बैठने के बाद एक बार फिर से साउथ कोरिया की जल सीमा के पास नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। उसके बाद कम से कम 10 अलग अलग और मिसाइलें दागी गई। किम जोंग उन की इस हरकत से जापान और साउथ कोरिया के कई शहरों में रेड सायरन बजने लगे। वहीं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुंग येओल ने तत्काल उचित कदम उठाने के आदेश दिए। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च ने पूर्वी एशिया में जंग के खतरे को और गहरा कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से छोड़ी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, लेकिन राहत वाली बात यह है कि यह किसी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं गिरी। 3 मिसाइल में से एक उत्तरी सीमा रेखा के पास समुद्र में गिरी, वहीं एक अन्य मिसाइल साउथ कोरिया के शहर सोक्चो से 57 किलोमीटर पूर्व में समंदर में गिरी। तीसरी मिसाइल समुद्र में गिरने से पहले उलेलिंग द्वीप की तरफ बढ़ी, जिसके चलते इलाके में एयर रेड सायरन बज उठे। नॉर्थ कोरिया की इस ताजा मिसाइल कार्रवाई को सोमवार से शुरू हुए साउथ कोरिया और अमेरिका के 5 दिवसीय संयुक्त हवाई अभ्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। दुष्कर्म और हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर है और लगातार सत्संग कर रहा है, जिनसे कई नेताओं की मुलाकात हो रही है। और इसी कड़ी में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी भी राम रहीम के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।